हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। साथियों, करंट अफेयर शुरू करते हैं। 163वां आयकर दिवस। ये जो आयकर दिवस मनाया जाता है 2022 का 163वां मनाया गया है। कब मनाया गया है? 24 जुलाई को, 24 जुलाई 2022। यानी 163वां मतलब कि गुलाम भारत में शुरू हुआ था। अब गुलाम भारत का क्या मतलब है? साथियों, 1857 का विद्रोह आप सभी लोग जानते होंगे। जब 1857 का विद्रोह हुआ तो उस विद्रोह में ब्रिटिश साम्राज्य का बहुत नुकसान हुआ। 1857 के विद्रोह से भारत की जनता, भारत के कुछ जमींदार, जो लोग ब्रिटिश के पक्ष में नहीं थे, उन लोगों ने क्या क्या नहीं दिया, कर नहीं दिया। यानी 1857 के विद्रोह में ब्रिटिश सरकार का नुकसान हुआ। किसका? लगान का। लगान ही एक ऐसा आधार था कि जो राजतंत्र हो, प्राचीन भारत हो, मध्यकालीन भारत हो या कुछ हद तक आधुनिक भारत हो, भू राजस्व ही एक ऐसा आधार था जो अर्थव्यवस्था को चलाने में सक्षम बनाता था। लेकिन जब 1857 का विद्रोह हुआ तो उसमें उत्तर भारत के अधिकांश राज्यों में ब्रिटिश के खिलाफ बगावत हो गई। और जब ब्रिटिश के खिलाफ बगावत हुई तो लोगों ने लगान देना बंद कर दिया। जाहिर सी बात है, लगान देना बंद किया जाएगा। अगर किसी की अर्थव्यवस्था की रीढ़ टूट जाए तो उसे विकसित होने में मुश्किलें आ जाएंगी। अर्थव्यवस्था कहते हैं, जब अर्थ बोलता है तो सत्य मौन हो जाता है। यानी कि पूरी व्यवस्था अर्थव्यवस्था पे टिकी होती है, यानी पैसे पे टिकी होती है। 1857 के विद्रोह ने ब्रिटिश सरकार को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। अब ब्रिटिश सरकार इस नुकसान की भरपाई करना चाहती थी। जब लगान देना बंद किया गया तो 1857 के विद्रोह को दबाया गया। कब? 1858। लेकिन कोई भी कारण या परिणाम होने के पहले या होने के बाद उस पर मंथन किया जाता है, चिंतन किया जाता है कि आखिर ऐसा क्या कारण था कि हम यहाँ पे असफल होने वाले थे। जैसे फेल होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत लोग फेल होते हैं। और सफल भी होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, सफल भी बहुत लोग होते हैं। लेकिन सफल इंसान एक ही बार होता है। कई असफलताओं के पीछे भी सफलता का आधार ही छुपा होता है। लेकिन यदि आप चिंतन नहीं करते हैं, यदि आप ये विचार नहीं कर पाते हैं कि जो आपका असफलता हुआ है उसमें कमियां कहाँ थीं, तो आप नई रणनीति नहीं बना पाएंगे और शायद सफलता के उस आधार को नहीं प्राप्त कर पाएंगे जिस कारण से आप असफल हो चुके थे। वैसे मेरे नज़रों में कुछ चीज़ असफल नहीं होता है, लेकिन ये किसी और दिन मैं बताऊंगा कि ऐसा क्या है, एक मोटिवेशनल क्लास का आधार होगा। अब इन्होंने सोचा कि 1857 के विद्रोह में हम कुचलने वाले थे। यदि कुछ लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया होता तो हम चले गए होते। कैनिंग का एक बात था। इन्होंने मंथन किया तो पाया कि मेरा नुकसान कहाँ कहाँ हुआ है। मेरा नुकसान लगान का हुआ है। तो क्या केवल लगान पे सुधार करना चाहिए?
तो यहाँ पे सर जेम्स विल्सन करके एक व्यक्ति थे, अधिकारी थे। सर जेम्स विल्सन, सर जेम्स विल्सन, ये बहुत शातिर आदमी था। इसमें दिमाग लगाया कि यदि हमारा जितना नुकसान हुआ है उसकी आप भरपाई करना चाहते हैं तो आप दो तरह से रेवेन्यू की बात कीजिए। एक, लगान को और बढ़ा दीजिए, और दूसरा आयकर कर दीजिए, इनकम टैक्स, आयकर। अब ये डायरेक्ट टैक्स है, यानी प्रत्यक्ष कर है। इसे लगाने की बात सर जेम्स विल्सन ने किया और इतने ही पे नहीं रुक गए, आगे बढ़ करके 24 जुलाई 1860 को जुलाई 1860 को पहली बार सर जेम्स विल्सन, इन्होंने आयकर पेश किया, प्रस्ताव पेश किया, आयकर प्रस्ताव पेश किया। देखिए, आयकर एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है किसी देश के लिए, और हम गुलाम भारत में 24 जुलाई को जो पेश किया गया था और आज तक मनाते आ रहे हैं, तो ये नाम बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। सर जेम्स विल्सन, ये नाम बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आयकर का आधार देने वाले ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफिसर सर जेम्स विल्सन का योगदान इसमें सबसे ज़्यादा है, और इन्होंने पेश किया भारत में। तो पूछा जा सकता है क्वेश्चन यहाँ पे कि भारत में पहली बार आयकर कब पेश किया गया था? तो वहाँ पे ऑप्शन दे देगा 1860, 1948, 1949, 1972। तो समझ में आएगा भाई ये तो आज़ाद भारत की बात है नहीं, तो 1860 तुम सबसे पहले काटोगे, क्योंकि आयकर देखने में कितना अच्छा लग रहा है, इनकम टैक्स। लेकिन इनकम होगा तब तो टैक्स देंगे, तो यहाँ पे गलती नहीं करना है। आपको याद रखना है कि 24 जुलाई 1860 को सर जेम्स विल्सन के माध्यम से पहली बार भारत में आयकर प्रस्ताव पेश किया गया था। अब आयकर तो पेश हो गया, इसकी भरपाई 1857 को आधार में रख करके किया गया था। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, ये नाम कितना बेहतर लग रहा है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, तथा देश भर में इसके सभी क्षेत्रीय कार्यालयों के द्वारा 24 जुलाई को 163वां आयकर दिवस मनाया गया। किसके द्वारा मनाया गया? केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, इनके द्वारा सेंट्रल डायरेक्ट टैक्स बोर्ड, इनके द्वारा और इनके कार्यालयों, जो भारत के कार्यालय हैं भारत में जितना, सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में मनाया गया।
यानी 24 जुलाई 163वां आयकर दिवस केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के द्वारा पूरे भारत में क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा मनाया गया। पहली बार 24 जुलाई 1860 को सर जेम्स विल्सन के द्वारा भारत में पेश किया गया था। अब इतना तो हो गया कि पेश किया गया था और मनाया गया, लेकिन भारत में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड और उसकी सहयोगी अनुषंगी संस्थाएं, इनका गठन का आधार क्या था? तो 1963 में केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम 1963। अब ये अधिनियम बहुत इम्पॉर्टेंट है। केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम के माध्यम से केंद्रीय वित्त मंत्रालय के द्वारा, केंद्रीय वित्त मंत्रालय के द्वारा राजस्व विभाग के अधीन, राजस्व विभाग के अधीन दो संस्थाएं बनाई गईं। वो दो संस्थाएं क्या थी? केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड नंबर 1, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, और नंबर 2 केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड। ये दो संस्थाएं बनाई गईं, इनका गठन किया गया। अब यहाँ प्रश्न कैसे बनेगा? अभी तक एक पक्ष था 1857 के विद्रोह से 1860 और 24 जुलाई का। यहाँ पे आपके 4 प्रश्न बन रहे हैं। पहला प्रश्न ये बन रहा है कि भारत में आयकर कब पेश किया गया था, यानी कब से प्रारंभ हुआ? तो 24 जुलाई 1860 को। दूसरा, भारत में आयकर कौन पेश किया था? तो सर जेम्स विल्सन ने पेश किया था। तीसरा, हाल ही में 2022 में आयकर दिवस मनाया गया, या भारत का कौन सा नंबर का था? तो 163वां। 3 क्वेश्चन हो गए। चौथा क्वेश्चन, किसके द्वारा आयकर दिवस मनाया गया? तो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के द्वारा और उनके क्षेत्रीय कार्यालयों के द्वारा मनाया गया। यहाँ 4 प्रश्न तो ये हो गए। दूसरी बात यह आती है, आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद में 1963 में केंद्रीय राजस्व अधिनियम, केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, यानी सेंट्रल रेवेन्यू बोर्ड एक्ट, सेंट्रल रेवेन्यू बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट, ये बनाया गया 1963 में। और केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम 1963 के माध्यम से केंद्रीय वित्त मंत्रालय के द्वारा राजस्व विभाग के अधीन, यहाँ पे बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए, अधिनियम केंद्रीय राजस्व बोर्ड है और मंत्रालय केंद्रीय वित्त मंत्रालय है और विभाग राजस्व विभाग है। इसके अंदर केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अंतर्गत इस समय 6 से 7 विभाग आते हैं, उसमें से एक राजस्व विभाग है। इसके अधीन 2 संस्थाएं बनाई गई थी। वो संस्थाएं केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड है
और केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड है। तो साथियों यहाँ पे प्रश्न जिस भी तरह से आएगा किसके अधीन बनाया गया, मंत्रालय कौन शामिल है, केंद्रीय वित्त मंत्रालय, विभाग राजस्व विभाग है, और किस अधिनियम के तहत बना, तो केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम के तहत बनाया गया था। उसमें 2 संस्थाएं बनाई गई थी जो रेगुलेट करती हैं। उसमें केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड आयकर को रेगुलेट करती, नियंत्रित करती है। नंबर 2 है कारगिल विजय दिवस। साथियों कारगिल विजय दिवस जो हम लोग मनाते हैं इसको जाना जाता है ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय के रूप में कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को। अब आपको ये ध्यान होगा कि 1999 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ और यह युद्ध 60 दिनों तक चला था। 60 दिनों तक चला और पाकिस्तान ने कर दिया सरेंडर। पाकिस्तान ने पूरी अपनी औकात लगाई और पराजित हुए। भारतीय सेनाओं को रोक दिया गया, नहीं तो पाकिस्तान पूरा आज भारत का हो जाता। भारतीय सैनिक बहुत जोशीले हैं, उनको मौका मिलना चाहिए। वो तो ये तो 60 घंटा तो बहुत, 60 दिन तो बहुत चल गया। हमको लगता है एक बार पूरी छूट दे दी जाए तो 60 ही घंटा में काम कर देंगे वो। 60 घंटा ही बहुत है इतना, लेकिन फिर भी चलो 60 दिन पाकिस्तान को ये इज्जत देने के लिए इतने दिन खींच दिए थे, नहीं तो 2 ही दिन में ख़त्म कर देते उनको। तो 60 दिनों तक ये युद्ध चला और इस युद्ध के बाद भारत विजयी घोषित किया गया। घोषित किया गया, स्वयं विजयी हो गया क्योंकि पाकिस्तान ने कर दिया सरेंडर। और जब सरेंडर कर दिया तो वो तारीख था 26 जुलाई, यानी 26 जुलाई को हम विजय प्राप्त किए। किस पर? पाकिस्तान पर। मतलब युद्ध में, कारगिल के युद्ध में विजय प्राप्त किए। उसका नाम दिया गया ऑपरेशन विजय। तो जो 2022 में कारगिल विजय दिवस मनाया गया है वो किस नंबर का है? वो 23वां है। 23वां विजय दिवस मनाया गया है। अब यहाँ प्रश्न कैसे आएंगे कि हाल ही में कारगिल दिवस, पहली चीज तो यही पूछ सकता है कि कारगिल विजय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो ये ऐसा प्रश्न यूपी पीसीएस से लेकर के इसके नीचे किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है इस डेट को। तो आप लोग पढ़े हैं, सब लोग जानते हैं, 26 जुलाई मार देंगे। दूसरा प्रश्न पूछेगा कि कारगिल विजय दिवस को किस रूप में जाना जाता है, यानी कारगिल विजय को किस ऑपरेशन के नाम से जाना जाता है। तो ऑपरेशन विजय के नाम से जाना जाता है। ऑपरेशन विजय के नाम से जाना जाता है। यही 2 क्वेश्चन इसके महत्वपूर्ण हैं। पहला, कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को। ये कौन से नंबर का है? तो ये 23वां है, 2022 में मनाया गया है। 1999 में 60 दिनों तक चला था। ये कोई प्रश्न नहीं है, बस ये आपको जानकारी के लिए आवश्यक है कि 1999 में भारत और पाकिस्तान के मध्य कारगिल का युद्ध हुआ था। वह युद्ध 60 दिनों तक चला था और 26 जुलाई को युद्ध समाप्त हुआ था और इसीलिए 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस भारत मनाता है और यह प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इस बार 2022 में 23वां मनाया गया है। इस युद्ध का नाम था ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय, ये आप लोग सब ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, अगला टॉपिक है मोनार्क तितली। मोनार्क तितली, देखिए कोई तितली या कोई ऐसा कीट
जो पर्यावरण के साथ साथ पारिस्थितिकी तंत्र में भी सहायक हो, तो समझ लीजिए कि वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो तितली परागण के लिए महत्वपूर्ण है। तितली कई जीवों के भोजन के रूप में होती है। तितली खाद्य पदार्थ के लिए है। मतलब एक जो खाद्य जाल है उसमें सहायक होती है। तितली, ये तीन आप समझिए कि परागण क्या होता है? परागण होता है कि तितली से ये पेड़ है, अब इसमें एक फूल है, इधर ये दूसरा पेड़ है, इसमें अब एक तितली यहाँ पे आई बैठी पहले, और यहाँ के कुछ फूल को या कुछ सुगंध को लिए, कुछ फूल के कुछ इसमें के पदार्थ लिए और यहाँ पे आके अपना बैठी और यहाँ भी शामिल कर दिए। तो जो प्रजनन होता है, यानी उत्पादन कह सकते हो एक हिसाब से, कुछ पौधों का उत्पादन इसी तरह से होता है। अगर परागण नहीं होगा तो ये उत्पादन बंद हो जाएंगे और धीरे धीरे स्वतः ये सब वृक्ष समाप्त हो जाएंगे। तो ये तो रहा पर्यावरण के लिए भी। दूसरा, तितली सांप का, मेढक का, छिपकली का, इन सब का आहार भी होती है। और तितली पर्यावरण का सूचक भी होती है। पर्यावरण का सूचक भी होती है। अगर वहाँ कोई ऐसी स्थिति हो जहाँ पारिस्थितिकी रूप में पर्यावरण का नुकसान होने वाला हो तो तितलियाँ पहले गायब हो जाती हैं। जैसे कहा जाता है कि अगर इंसान मरने वाला होता है तो अगर उसके शरीर में जुआं होता है तो भागने लगते हैं, जुआं हटने लगते हैं, तो समझ लीजिए कि इनका काम होने वाला है। शरीर त्यागने लगते हैं जुओं, उनको पता हो जाता है कि अब इनमें कुछ दम नहीं रह गया है। तितली का ऐसे ही है। तो एक मोनार्क तितली है जिसे IUCN ने, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, यानी अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ के द्वारा रेड लिस्ट में इसे शामिल कर दिया गया है। रेड लिस्ट में लुप्तप्राय के रूप में शामिल किया गया है, मतलब ये गायब हो चुकी हैं। IUCN एक डाटा, एक रेड लिस्ट जारी करता है, उसमें जो समुदाय वृक्ष, कीट पतंगा जब ये खतरे की घंटी में होते हैं तो इनको शामिल करता है रेड लिस्ट में। लुप्तप्राय, संकटग्रस्त, ऐसे नाम दिए जाते हैं इसमें। वैसे पर्यावरण का पार्ट है, पर्यावरण में बेहतर से पढ़ाया जाएगा। लुप्तप्राय, संकटग्रस्त, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें मोनार्क तितली को लुप्तप्राय के रूप में शामिल किया गया है IUCN के सूची में। और ये है क्या? मोनार्क तितली की जो प्रजाति है वो कैसी प्रजाति है? यह डेनास प्लेक्सियस तितली की एक उपजाति है। डेनास प्लेक्सियस तितली की एक उपजाति है जो अमेरिका में कहा जाता है प्रतिदिन
4000 किलोमीटर की यात्रा करती है, यात्रा करती है। बहुत बड़ी बात है। 4000 किलोमीटर मतलब कि हिमालय के एक छोर से शुरू हो और जा कर के दूसरे छोर पे मिजोरम में जा कर के निवास करे। तो यहाँ से यहाँ तक एक दिन में तो इंसान नहीं जा पाता है, रेलगाड़ियाँ नहीं जा पाती हैं। जहाज़ तो जा पाएगा भाई, जहाज़ नहीं कह सकते, लेकिन तितली जाएगी। ऐसे उड़ते 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 यहाँ से सुगंध लेते लेते यहाँ पहुँचेंगी, तब भी 4000 नहीं पूरा होगा, और आगे जाना पड़ेगा। तो इतना लंबा सफ़र वो एक दिन में करती हैं। कौन करता है? डेनास फ्लेक्सियस तितली की एक उपजाति है, मोनार्क तितली, ये सब मिल करके। और इनका जो वैश्विक आधार है परागण का और वैश्विक खाद्य प्रणाली में ये सहायक होती हैं। तो प्रश्न आ सकता है कि हाल ही में IUCN के रेड सूची में मोनार्क तितली को लुप्तप्राय सूची में शामिल किया गया है। शामिल किया गया है। यह किस महाद्वीप की है? तो ऑप्शन रहेगा ए एशिया, बी अफ्रीका, सी ऑस्ट्रेलिया और डी अमेरिका उत्तरी। तो ये ऑप्शन डी सही होगा, क्योंकि ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की है। यानी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में मोनार्क तितली पाई जाती थी, जो अब लुप्तप्राय श्रेणी में शामिल हो गई है। और यह डेनाक्स फ्लेक्सियस तितली की एक उपजाति है। यह पूछ सकता है, डेनाक्स फ्लेक्सियस तितली का नाम पूछ सकता है, और IUCN के बारे में पूछ सकता है। तो IUCN इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर है, जो रेड लिस्ट को जारी करता है। तो साथियों, मैं अपने क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूं, और आप लोगों से निवेदन करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।